हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 21 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आज के दिन यानी 21 जुलाई के दिन सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हो सकता है? तो ये आप सोचिए और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे मुझे ये भी पता लगेगा कि आप लोग जो है डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर या करंट अफेयर न्यूज़ पढ़ते हैं या नहीं। तो आज के करंट अफेयर शो में जो है हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग 10 इतने ही वन लाइनर्स ऑफ द डे भी देखेंगे। तो वन लाइनर्स ऑफ द डे क्या है कि वो ये होते हैं जहां पर स्पेशल डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं होती है, वो केवल एक ही पंक्ति में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो का किससे, तो वन लाइनर्स ऑफ द डे से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जी हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है। कहां? तो अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप और प्लस जिस भी स्टडी ग्रुप में आप मेंबर हैं वहां पे भी शेयर कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंच सके। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जो है करंट अफेयर्स का, क्वालिटी करंट अफेयर्स का डेली देखना है तो जी हाँ, आप लोगों को बेल आइकन दबाना है, जिससे नोटिफिकेशन आपको हमेशा हर दिन मिलता रहे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो का वन लाइनर्स ऑफ द डे से। तो क्या है पहला? तो पहला है कर्नाटका गवर्नमेंट हाइक्स सैलरीज ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन डॉक्टर्स टू ₹45,000। तो सवाल ये आ सकता है कि किस राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के डॉक्टर्स की सैलरी 45,000 रुपए कर दी है? तो ये कौन है? तो ये है आपका कर्नाटका। तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर है वाजूभाई वाह। ठीक है। और नेशनल हेल्थ मिशन की अगर बात होती है तो ये जो है 2013 में लॉन्च हुआ था और इसके अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी NRHM और NUHM, इन दोनों को जो है इसमें शामिल कर लिया गया था। और एक्चुअल में अगर बोले NRHM जो सबसे पहले आया था वो आया था वर्ष 2005 में। कब आया था? तो वर्ष 2005 में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड वन लाइनर्स ऑफ द डे पे। सेकंड क्या है कि सोल्जर्स डाइंग ऑन कोविड-19 ड्यूटी टू बी डिक्लेयर्ड मार्टिर्स विल गेट ₹15 लाख फ्रॉम भारत के वीर कॉर्पस। तो भारत के वीर कॉर्पस जो है ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 2017 में। अब होगा क्या? तो भारत के वीर कॉर्पस से ये डिसाइड किया गया है कि जो भी सोल्जर जो कोविड-19 के ड्यूटी के दौरान मारा जाएगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा और प्लस 15 लाख रुपए इस कॉर्पस से दिया जाएगा। अब इस कॉर्पस में जो है कुल मिलाकर कितनी राशि जमा हो गई है? तो कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपए जो है इसमें जमा हो गए हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले वन लाइनर पे। तो अगला वन लाइनर है राजस्थान क्रिएट्स मोस्ट जॉब्स फॉर माइग्रेंट्स अंडर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये जो है यहां देखिए, ये आपका कब लॉन्च हुआ था? तो 20 जून 2020 को। कब लॉन्च हुआ था? तो 20 जून 2020 को। और इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। कहां से? बिहार से लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत जो है 116 डिस्ट्रिक्ट जो 6 राज्यों में है उनको कवर किया गया है। अब ये 6 स्टेट्स कौन से हैं? तो आपका है बिहार, MP, राजस्थान, UP, फिर झारखंड और उड़ीसा। तो आप याद कैसे रख सकते हैं? तो बिहार, MP, राजस्थान, UP ये सारे क्या हैं? ये बीमारू स्टेट्स के नाम से पहले जाने जाते थे। कब? तो 1980 और 1990 के दशक में। तो आप क्या है बीमारू याद रख लेंगे और फिर उसमें झारखंड और उड़ीसा जोड़ देंगे तो आपको ये 6 स्टेट्स जो हैं इनके नाम आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, अब जब बीमारू की बात हुई है तो बीमारू जो है मैंने अभी डिस्कस किया था। तो किसने ये जो है जो एक्रोनिम इसको कॉइन किया था? तो इसको कॉइन करने वाले का नाम था आशीष बोस। क्या नाम था? आशीष बोस। ठीक है, अब ये गरीब रोजगार कल्याण योजना जो है इस पे कुल जो है राशि कितनी जो है लगाई गई है? तो 50,000 करोड़ रुपए का जो है ये प्रोग्राम है और इसकी अवधि कितनी है? इसकी अवधि है 125 दिन। ठीक है, और ये कोरोना काल के दौरान जो है इसको लागू किया गया है।
अब सवाल ये उठता है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा जॉब्स किस राज्य ने माइग्रेंट्स को दिया है, तो उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है राजस्थान। क्या है? तो राजस्थान। इसके अलावा यहां से और एक सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है किस राज्य ने खर्चा किया है, तो वो कौन है? वो है आपका बिहार। सो बिहार ने जो है सबसे ज्यादा खर्चा किया है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं किस पे? अगले न्यूज पे। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स टू इंडक्ट 5 राफेल जेट्स एट अंबाला एयरबेस ऑन जुलाई 29। तो जुलाई 29 को किस एयरबेस पे 5 राफेल जेट को जो है इंडक्ट किया जाएगा? तो कहां? तो ये आपको याद रखना है, अंबाला एयरबेस। और ये कहां है? सो अंबाला जो है आपका कहां है? हरियाणा में है अंबाला। ठीक है, तो अब बात ये उठती है कि जो राफेल जेट्स हैं इसके लिए भारत ने जो है कितने, फ्रांस से कितने जो है राफेल लेने वाला है? तो भारत जो है फ्रांस से कुल मिलाकर जो है 36 राफेल के लिए डील साइन हुआ था। कितने रुपए में? तो 59,000 करोड़ रुपए में। कितने जो राफेल हैं? 36 राफेल। और जो है पहला राफेल जो है पिछले साल अक्टूबर में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के दौरे पर गए थे तो उस दौरान जो है पहला राफेल भारत को दिया गया था। कब? तो अक्टूबर 2019 में, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान। ओके, चलिए हमारा अगला न्यूज है, बहामास बैन्स अमेरिकन टूरिस्ट टू प्रिवेंट फर्दर वायरस स्प्रेड। तो सवाल ये आ सकता है कि किस आइलैंड कंट्री ने अमेरिकन टूरिस्ट को जो है वहां पर आने से मना कर दिया है? तो ये कौन है? ये है आपका बहामास। और ये ठीक अमेरिका के जो है करीबियन आइलैंड्स में है बहामास। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नसाउ। क्या है इसकी कैपिटल? नसाउ। ओके, अगला न्यूज, Cognizant appoints Anil Cherian, former US IT leader, as EVP यानी Executive Vice President of Tech and Strategy। तो ये पहली बार ऐसा होगा कि टेक एंड स्ट्रैटेजी के लिए एक एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कॉग्निजेंट नियुक्त कर रहा है जो कि डायरेक्ट सीईओ को रिपोर्ट करेगा। और वो कौन है? वो है आपके अनिल चेरियन। कौन? तो अनिल चेरियन। अब यहां पे हम उनकी तस्वीर देख लेते हैं, तो ये रहे अनिल चेरियन। ओके, अगला न्यूज, HRD minister launches Manodharpan initiative to provide psychosocial support to students। So विद्यार्थियों को साइको सोशल सपोर्ट देने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है मनोदर्पण। क्या नाम है उसका? मनोदर्पण। और ये किसने लॉन्च किया? HRD मिनिस्टर, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम है उनका? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अब अगला न्यूज क्या है? आर के सिंह इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट पब्लिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इन न्यू दिल्ली। तो कहां खोला है सबसे पहला देश का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा? तो ये आपका नई दिल्ली में खोला है। कहां खोला है ये? नई दिल्ली में। और किसने इसका उद्घाटन किया? तो आर के सिंह, जो कि पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। ठीक है, कौन? तो आर के सिंह। अब अगला क्या है? retrofit of air conditioning to improve indoor air quality for safety efficiency raise national program launched। तो रेज नेशनल प्रोग्राम जो है ये भी इसी के साथ ही लॉन्च किया गया। और किसने लॉन्च किया? तो ये भी आर के सिंह जी ने लॉन्च किया। तो रेज का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्या है ये? retrofit of air conditioning to improve indoor air quality for safety and efficiency। तो रेस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप इसे बार बार जो है याद कर लें। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले इस पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 20, 2020। तो आपको 20 जुलाई 2020 ये दिन याद रखना है जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है देश भर में लागू हो गया। अब इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सबसे दो अहम बातें हैं। पहली चीज क्या है कि इसके तहत CCPA जो है अपॉइंट किया जाएगा। CCPA कौन, क्या मतलब है? तो आपका मतलब है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। क्या मतलब है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और प्लस जो है इसके अंतर्गत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अब जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये दो जो है बहुत बड़े जो है इसके क्या है प्रोविजंस हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए हमारा लास्ट न्यूज ऑफ द डे है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शिव प्रताप शुक्ला एंड बीजेपी MP
राकेश सिंह अपॉइंटेड चीफ व्हिप्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली। तो बीजेपी ने अपनी जो है पार्टी का चीफ व्हिप राज्यसभा और लोकसभा में जो है अपॉइंट किया। ये कौन है? तो राज्यसभा में है शिव प्रताप शुक्ला और आपका लोकसभा में है राकेश सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा में कौन है? शिव प्रताप शुक्ला और लोकसभा में कौन है? तो आपके राकेश सिंह। अब इस व्हिप का जो है काम क्या होता है? व्हिप का काम होता है किसी भी लेजिस्लेचर में पार्टी डिसिप्लिन बनाए रखना। क्या काम होता है? किसी भी लेजिस्लेचर में पार्टी डिसिप्लिन बनाए रखना। ठीक है, ये व्हिप का काम होता है। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के वन लाइनर्स ऑफ द डे। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वन लाइनर्स ऑफ द डे, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और जी हाँ, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया तो हमने जो है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया है, आप उसे डाउनलोड कर कर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग करंट अफेयर यूनिवर्स का फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं और उसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पे हम लोग जो है टॉप न्यूज ऑफ द डे इमेजेस के फॉर्म में पढ़ते हैं। और प्लस डू यू नो सीरीज, क्या आपको पता है सीरीज भी हम लोग जो है आप लोगों के लिए प्रदान करते हैं। तो जरूर से जरूर मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जो है अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि करें। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? तो जी हां, अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? विच डिजीज हैज कॉज्ड मासिव लॉसेस इन पिग पॉपुलेशंस अक्रॉस 51 कंट्रीज। तो 51 देशों में सुअर की आबादी में किस बीमारी के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि अफ्रीकन स्वाइन बुखार। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ये एक वायरल फीवर है जो सुअरों में होता है। ये एनिमल टू हेल्थ जो है ये जो है मतलब कि जानवरों से ह्यूमन में बिल्कुल भी नहीं फैलता और प्लस ये जो है फूड सेफ भी है। ठीक है, यानी कि जो खाना है वो भी संक्रमित नहीं होता है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये बहुत बड़े पैमाने पर 51 देशों में जो है ये फैल चुका है और इससे जो है पिग की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड वो रिड्यूस होते जा रही है। तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है लालजी टंडन हु डाइड ऑन जुलाई 21, 2020 वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो लालजी टंडन का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आज सुबह ही उनका निधन हुआ। तो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी किसके? तो मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल थे, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से बीमार चल रहे थे। तो उनके स्थान पर जो है आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की गवर्नर है वो अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही थे। अब जब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अनुसुईया उइके ये जो है गवर्नर है और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और गुजरात की अगर बात करें तो आचार्य देवव्रत ये जो है यहाँ के गवर्नर हैं और प्लस विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब जरा लालजी टंडन के बारे में देख लेते हैं। तो लालजी टंडन कौन है? ये रहे लालजी टंडन। अब लालजी टंडन जो है कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ? 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो मैंने जैसा बताया कि वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। और टंडन जी का जन्म जो है लखनऊ के चौक में 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। 1978 में है वो पहली बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद यानी कि यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है ये चुने गए थे। उसके बाद जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार में बतौर मंत्री 1990 में नियुक्त हुए थे, जब ये दूसरी बार जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए चुने गए थे। ठीक है, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश से पहले वह बिहार के भी राज्यपाल थे। आपको ये भी याद रखना है, ये आ सकता है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अलावा वो किस अन्य राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो है वो 2009 में लखनऊ से जो है लोकसभा सीट उन्होंने जीती थी और वो अटल बिहारी वाजपेयी से काफी क्लोज थे। तो पहली बार उन्होंने लोकसभा सीट कब जीती? तो 2009 में लखनऊ से। तो इतनी जानकारी आप लोगों को यहां से मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमारा तीसरा क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड कोरोना वायरस वैक्सीन AZD1222। सो AZD1222 वैक्सीन जो है कोरोना वायरस वैक्सीन किस
ने विकसित की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि जेनर इंस्टीट्यूट। क्या है? जेनर इंस्टीट्यूट ने जो है इसको विकसित किया है। और ये जो है जेनर इंस्टीट्यूट, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्थित है। और प्लस जो है एस्ट्रोजेंका फार्मा कंपनी जो है, ये जो तीनों मिलकर जो है इस वैक्सीन में लगी हुई है। तो जेनर इंस्टीट्यूट वैक्सीन बना रही है, आपका एस्ट्रोजेनेका उसका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, और यूके की जो गवर्नमेंट है इसको फंडिंग दे रही है इस वैक्सीन को। तो अब ये मैंने जो है सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि कल जो है इससे संबंधित लैंसेट जर्नल में एक स्टडी प्रकाशित हुई जिसमें ह्यूमन फेज 2 ट्रायल के जो है रिजल्ट दिए गए थे। और ये जो ह्यूमन फेज 2 ट्रायल के रिजल्ट हैं काफी ही उत्साहवर्धक हैं और काफी उम्मीद जगाने वाले हैं, क्योंकि इसमें पाया गया कि ये जो वैक्सीन है ये आपको डबल डिफेंस देता है। डबल डिफेंस किस सेंस में? पहले तो ये जब लगाया जाएगा तो एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। क्या करेगा? एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। और दूसरा जो है ये टी सेल्स को भी मारेगा। किसको मारेगा? टी सेल्स को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो उम्मीद जताई जा रही थी कि जो भी वैक्सीन जो एंटीबॉडी को मार तो देंगे, लेकिन टी सेल्स अगर नहीं मिलेंगे तो ये जो बीमारी है दोबारा से आ सकती है और फिर से जो है वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब जो है ऐसी उम्मीद जगाई जा रही है कि अगर ये कामयाब होता है तो जो है दोबारा से वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डोज में जो है ये काफी होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि AZD1 जो है ये पाया गया स्टडी में कि जब 2 डोज दिए जा रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा सुरक्षित पाई गई। कितने? तो जब 2 डोज दिए जा रहे हैं, सिंगल डोज में नहीं, डबल डोज में। ये आपको याद रखना है। और स्टडी के लिए 15 साल से 50 साल के उम्र के जो है पॉपुलेशन को जो है स्टडी के लिए लिया गया था और लगभग 8,000 लोग इस स्टडी में शामिल थे। ठीक है, अब क्या है? अब आगे का रास्ता क्या है? अब आगे का रास्ता यह है कि अब जो है ह्यूमन फेज ट्रायल 3 जो है चलाया जाएगा। इसके लिए अमेरिका और जो है डेवलपिंग कंट्रीज में जो है इस वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये लॉन्ग टर्म में सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो ये है पूरी जानकारी। और यदि आपको एडिशनल जानकारी चाहिए तो मैंने अभी हाल ही में जो है 17 जुलाई के करंट अफेयर्स में किया है इस चीज को, और आपको वहां पे है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि AZD1 जो है इसको पहले जो है चैड OX1 कव 9, ठीक है, चैड OX1 कव 9 वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये उसका फॉर्मर नेम है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना है, दोनों ही एक ही दवाई है। ठीक है, तो आप 17 जुलाई के करंट अफेयर से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है सीरम इंस्टीट्यूट, ये जो है भारत की कंपनी है, पूना बेस्ड, और जो है इसने जो है अभी क्या डेवलप किया था? निमोनिया के लिए वैक्सीन डेवलप किया था इंडिजीनियस तौर पे। और ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो है अब इसने जो है जेनर इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, और अब जो है ये दवाई जो है लगभग प्रोक्योर करने के उसमें है, जिससे कि इंडियन पॉपुलेशन को 1000 रुपए से भी कम दाम में उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा कि सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये आपको याद रखना है। इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कौन? तो सीरम इंस्टीट्यूट। अब तीसरा ऑप्शन है गैमलेन इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये जो है रशिया की इंस्टीट्यूट है, मॉस्को यूनिवर्सिटी की, और ये जो है इसने क्लेम किया कि इसने सबसे पहला जो है कोरोना वायरस वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट किया। तो सबसे पहली वैक्सीन जिसने ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट किया वो कौन है? वो है आपकी गैमलेन इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जो कि किसकी है? जो रशिया की इंस्टीट्यूट है। अब लास्ट है आपका बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने भी अभी कौन सी वैक्सीन डेवलप की है? AD5। कौन सी? तो AD5 कव। ठीक है, तो AD5 कव वैक्सीन जो है इसने डेवलप की है, किसके साथ मिलके? तो आपका जो है बीजिंग इंस्टीट्यूट और प्लस आर्मी मेडिकल कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, उसके साथ मिलकर इसने डेवलप किया है। किसने? तो बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ठीक है, तो ये थे सारे
इंस्टीट्यूट्स और उनकी दवाइयों के बारे में जानकारी। आई होप यहां से जानकारी आपको काफी मिल गई। और अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इज बाइंग सबमरीन किलर P8I एयरक्राफ्ट। तो भारत किस देश से P8I एयरक्राफ्ट ले रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यूएसए से। अब सवाल यह है कि भारत ने सबसे पहला P8 AI एयरक्राफ्ट कब लिया था? तो ये लिया था 2013 में। कब लिया था? 2013 में। और भारत के पास अब कुल कितने हैं? तो कुल मिला के जो है 8 एयरक्राफ्ट हैं। और ये एयरक्राफ्ट क्या है? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। क्या है ये? एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। तो ये पनडुब्बियों को जो है लोकेट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है, ये देखिए, ये रहा आपका P8I एयरक्राफ्ट, क्योंकि इनमें जो है हार्पुन ब्लॉक 2 एयर मिसाइल जो है लगे हुए हैं और प्लस इनमें जो है हल्के टॉर्पीडोज भी जो है लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है इसमें 129 सोनोबॉय जो है ये कैरी कर सकता है और किसी भी पनडुब्बी को लोकेट करके जो है क्या उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि और इसी के साथ ही क्या है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर सकता है इसलिए इसको एंटी शिप मिसाइल भी यहां से लॉन्च किया जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट जो है भारत के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है P8I एयरक्राफ्ट। ठीक है। अब P8I एयरक्राफ्ट का असली नाम क्या है? तो P8A। क्या है असली नाम? P8A। आई का मतलब क्या है? ये भारतीय नेवल संस्करण है, जिसमें आई का मतलब है इंडिया। और इससे संबंधित जो है पिछले साल नवंबर में जो है भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी की चेयरमैन कौन होती है? जिसकी चेयरमैन है रक्षा मंत्री निर्मला, पहले जब थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उससे पहले निर्मला सीतारमण। ठीक है। तो ये जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है इसने नवंबर में जो है 6 P8I एयरक्राफ्ट जो है खरीदने की बात की है। और जो ये क्या है, जो P8I एयरक्राफ्ट है इसे कौन बनाता है? तो इसे जो है बोइंग एयरक्राफ्ट जो है यूएस का वो बना रहा है। कौन? तो बोइंग। और अगले साल जो है 4 P8I यानी कि पॉइसेडोन 8I जो है एयरक्राफ्ट ये भारत को डिलीवर करेगा। इससे संबंधित जो है 2016 में जो है क्या डील साइन किया गया था। कब? तो 2016 में। आई होप मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो है क्लियर कर दिए हैं। ठीक है। P8I इंडियन संस्करण है। क्या है असली नाम? P8A। ठीक है। जो 4 अगले साल जो डिलीवर करेगा भारत को, तो उसके लिए जो कब साइन किया गया था? 2016 में। और नवंबर 2019 में 6 P8I के लिए जो है क्या, तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दी थी। ठीक है। इसमें क्या लगे हुए हैं? हार्पुन ब्लॉक 2 एयर मिसाइल और हल्के टॉर्पीडोज। इसके अलावा जो है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और एंटी शिप मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। फिर इसमें 125 सोनोबाय भी लगे हुए हैं और ये जो है इसकी रेंज लगभग 2200 किलोमीटर की है और ये 789 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकता है। कितना? 789 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। तो ये थी सारी जानकारी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विच टू सोशल इंडिकेटर्स विल फॉर्म द क्रक्स ऑफ डेवलपमेंट मैट्रिक्स बीइंग डेवलप्ड बाय 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें वित्त आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे विकास मैट्रिक्स के कौन से 2 प्रमुख सामाजिक सूचकांक हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए यानी हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ये जो है डेवलपमेंट मैट्रिक्स के जो है ये 2 प्रमुख अंग होंगे। और ये जो डेवलपमेंट मैट्रिक्स है, जैसा आपको पता है कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? ये है आपके एनके सिंह। ठीक है। अब एनके सिंह पे दोस्तों एक कमेटी भी बनी थी। आपको ये जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो मैं जो है आपको अभी बता देता हूं कि एनके सिंह कमेटी जो है ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 पर बनी थी। उस पे जो है उसमें सुधार करने के लिए बनाई गई थी, FRBM एक्ट में। ठीक है। कौन? तो आपका एनके सिंह कमेटी। ओके। अब जब बात उठी है डेवलपमेंट मैट्रिक्स की, तो हम यहां पे जान लेते हैं डेवलपमेंट मैट्रिक्स करेगा क्या। तो ये जो डेवलपमेंट मैट्रिक्स है यानी विकास मैट्रिक्स, ये पहली बार राज्यों के सामाजिक विकास के स्तरों को संसाधन वितरण के ढांचों में लाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो संसाधन वितरण यानी कि रिसोर्स एलोकेशन जो करता है कौन? 15th फाइनेंस कमीशन। कहां से? 2 लेवल पे, पहला तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल लेवल पे सेंटर टू स्टेट्स
जाता है। कैसे? जो सेंटर जो है टैक्सेस में से किसको, स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और प्लस जो है ग्रांट्स देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और हॉरिजॉन्टल जो होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो आपका इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय लेवल पे होता है। अब इसके लिए जो है जो फाइनेंस कमीशन क्या करता आया है, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनको यूज करता आया है। जैसे कि आपका इनकम का पर कैपिटा इनकम का पैरामीटर, फॉरेस्ट का पैरामीटर, प्लस रीजनल डेवलपमेंट का पैरामीटर, और अब क्या है, ये आपका डेवलपमेंट मैट्रिक्स का जो है पैरामीटर भी शामिल किया जाएगा। किसके लिए? तो सोशल डेवलपमेंट को देखने के लिए। अब इसी डेवलपमेंट मैट्रिक्स के बेसिस पे ये देखा जाएगा कि किस राज्य में शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो कम डेवलप्ड है, तो वहां पे रिसोर्स जो है ज्यादा एलोकेट किया जाएगा, जिससे कि वो जो कम डेवलप्ड राज्य है वो जो मोर डेवलप्ड राज्य हैं उनके स्तर पर आ सके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकम कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको? इनकम कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं? इनकम कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये है आपका पूरा डेवलपमेंट मैट्रिक्स। आई होप मैंने जो बताया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 15th फाइनेंस कमीशन मैंने जैसा कहा एनके सिंह, पीरियड है आपका 2021-22 से 2025-26, और प्लस मेंबर्स कौन है, तो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय नारायण झा, फिर नीति आयोग मेंबर डॉक्टर रमेश चांद, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अशोक लहरी, और जॉर्ज टाउन के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अनूप सिंह। ठीक है, और अगर ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो अभी हाल ही में हमने जो है करंट अफेयर वीडियो किया था, जिसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। इससे रिलेटेड 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दिल्ली पॉपुलेशन वर फाउंड टू बी कोविड इन्फेक्टेड बाय सीरो सर्वे। तो दिल्ली के कितने प्रतिशत लोग सेरो सर्वेक्षण के मुताबिक कोविड 19 से संक्रमित पाए गए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि 23.48%, 23.48% जो है ये क्या, तो ये कोविड 19 से पिछले 6 महीने में इन्फेक्टेड पाए गए। और ये जो सीरो सर्वे है ये 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक जो है पूरे दिल्ली में चलाया गया था, जिसमें 21,387 सैंपल्स लिए गए और इनमें से 23.48% जो है कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा जो है ये जो सेरो प्रेवलेंस अध्ययन है इसको नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। अब इसमें क्या था, इस सेरो सर्वे में क्या किया जाता है, तो सेरो सर्वे के थ्रू क्या किया जाता है कि ब्लड सैंपल लिया जाता है और इस एंटीबॉडी के उपस्थिति को परखा जाता है। किसके? तो आईजीजी एंटीबॉडी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या होते हैं, अगर किसी भी पेशेंट को कोरोना हुआ है और वो ठीक हो जाता है तो उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो ये जो टेस्ट है सीरो सर्वे यही देखता है कि काफी सेंसिटिव होता है और देखता है कि कितने लोग इन्फेक्टेड थे। ठीक है, तो कितने लोग थे? 23.48%। अब इसमें जो है किस चीज का इस्तेमाल किया गया, तो इसमें आईजीजी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यानी कि एलिसा टेस्ट को जो है इसमें यूज किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब एलिसा टेस्ट की जब बात उठी है तो एलिसा जो है पहली बार किसने इसके बारे में बताया था, तो किसने? तो एंगवॉल और पर्लमैन ने 1971 में इसके बारे में, एलिसा टेस्ट के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके मुख्य बिंदु और ये आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ इंडिया आइडिया समिट ऑन जुलाई 22। भारत विचार शिखर सम्मेलन का फोकस क्या है जो कल यानी 22 जुलाई 2020 को होगा? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। क्या है? बेहतर भविष्य का निर्माण, ये उसका फोकस होगा। और कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट को एड्रेस करेंगे और ये जो है आपका
यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी यूएसआईबीसी जो है इसको कंडक्ट करा रहा है। कौन? तो यूएसआईबीसी, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसके कि 45 साल पूरे हो गए। कितने? 45 साल। क्योंकि ये कब आया था? ये जो है आपका 1975 में ये फॉर्म हुआ था। कब? तो 1975 में। ठीक है, तो ये है आपका यूएसआईबीसी जो इसको कंडक्ट कर रहा है, जिसका फोकस क्या है? बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि विथ विच कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर माइन फ्लो फॉर T90 टैंक्स। तो किस कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय ने T90 टैंकों के लिए माइन फ्लो के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? अब ये माइन फ्लो होता क्या है? तो माइन फ्लो यदि किसी टैंक के नीचे लगाया जाता है तो कहीं पे भी माइन फील्ड्स जो है उसको जो है डिटेक्ट करके क्या कर देता है? ये इसको डिटेक्ट करके हटा देता है, जिससे कि टैंक और आदमी दोनों बचे रहते हैं। तो ये होता है माइन फ्लो। और इसके लिए किससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि BEML, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। और ये जो है एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट अर्थ इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। कौन? तो आपका भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, ये रहा आपका T90 टैंक जिसे हमने रशिया से लिया था। और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग भीष्म भी बोलते हैं। क्या नाम रखा है इसका हमने? भीष्म। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भीष्म, ये हमने रशिया से लिया है। ओके, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? तो इन कंपनियों के की जानकारी ले लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो प्लस ये कब स्थापना हुई थी इनकी, और इनके CEO या हेड कौन है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है भेल कंपनी, ये जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। और हेड है नलील सिंघल। ठीक है, BEML की स्थापना बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, स्थापना 1964 में हुई। और हेड है DK होटा। L&T ये प्राइवेट कंपनी है, इसकी सॉरी ये भी आपका गवर्नमेंट की उपक्रम है, प्राइवेट एक तरह से। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडेड है ये 1938 में। और इसके हेड कौन है? SN सुब्रमण्यन। और टाटा एडवांस सिस्टम ये भी हैदराबाद में बेस्ड है। और 2007 में इसकी स्थापना हुई। और ये कंपनी के प्रमुख कौन है? तो सुकरण सिंह। कौन है? सुकरण सिंह। ठीक है, अब L&T ने हाल ही में जो है कुछ बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किए। तो ये अचीव किए, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या वो माइलस्टोन है। नहीं तो मैं इससे संबंधित जो है जिस वीडियो में मैंने ये इसको कवर किया है उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वो भी वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं कि L&T ने अभी हाल ही में कौन से माइलस्टोन्स को अचीव किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये देखिए, मैंने आपको बताया था BEML एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। और BEML जो है ये दिल्ली मेट्रो और नम्मा मेट्रो के लिए क्या रोलिंग स्टॉक भी बनाता है। ठीक है, और किसके साथ मिलके? ये हुंडई रोटेम जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, उसके साथ मिलके BEML जो है इसको रोलिंग स्टॉक को बना रहा है। किसके लिए? दिल्ली मेट्रो और नम्मा मेट्रो। नम्मा मेट्रो कहाँ की है? ये बैंगलोर की। ठीक है, और भेल, तो भेल जो कंपनी है ये भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। क्या है ये? पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी सबसे लार्जेस्ट है इंडिया की। कौन? तो भेल। ठीक है, अब चलते हैं किसकी तरफ? अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ट्रांसफॉर्म टू नेट जीरो। तो निम्न में से कौन सी कंपनी ट्रांसफॉर्म टू नेट जीरो समूह का हिस्सा नहीं है? तो कौन है ये? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका, करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि टाटा जो है इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। अब ये ट्रांसफॉर्म टू नेट जीरो है क्या? तो ट्रांसफॉर्म टू नेट जीरो जो है इसमें 9 कंपनीज जो है शामिल हैं, जिनका लक्ष्य क्या है? नेट जीरो ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2030। यानी कि ये जो कंपनी है ये 2030 तक जो है जीरो कार्बन एमिशन वाली कंपनी बन जाएंगी। क्या? तो जीरो कार्बन एमिशन वाली कंपनी बन जाएगी। तो इसी का मतलब है नेट जीरो ग्लोबल इकोनॉमी, हिंदी में शुद्ध शून्य वैश्विक अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसके लिए 9 कंपनियों ने क्या बनाया है? ट्रांसफॉर्म टू नेट जीरो
इनिशिएटिव जो है बनाया है और इसका गोल क्या है? अचीव नेट जीरो एमिशन नो लेटर देन 2050। कब तक? तो 2050 तक। तो मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पहले 2030 बताया था, लेकिन है क्या एक्चुअल में? 2050 है। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि भारतीय रेल ने भी कब तक नेट जीरो ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होने का लक्ष्य रखा है, यानी कि कब तक जीरो कार्बन एमिशन जो है अचीव कर लेगा भारतीय रेल नेटवर्क? तो कब तक? तो ये है आपका 2030 तक। कब तक? तो 2030 तक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और ये भी मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अब बात उठती है कि ये 9 कंपनियां कौन सी हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये 9 कंपनियां हैं: एपी मॉलर मैस्क, फिर डेनॉन, मर्सिडीज बेंज एजी, माइक्रोसॉफ्ट कॉप, नेचुरा एंड को, नाइक इंक, स्टारबक्स, यूनिलीवर और भारत की तरफ से विप्रो। तो भारत की एकमात्र कंपनी है इसमें इस इनिशिएटिव में कौन है? तो आपका विप्रो। ठीक है, और इसके अलावा जो है क्या है, एक पर्यावरण रक्षा कोष यानी एनवायरमेंटल डिफेंस फंड, ये भी इसका हिस्सा होगा। और इसका जो है सचिवालय, मतलब कि इसका सचिवालय के रूप में कौन काम करेगा? तो आपका बिजनेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक एनजीओ है, 250 कंपनियों का एक एनजीओ है। क्या है? तो बिजनेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है सचिवालय के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये जो है इतनी जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। और अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन कंपनी इज लिस्टेड इन द यूएस क्लीन नेटवर्क? तो कौन सी भारतीय कंपनी अमेरिका के क्लीन नेटवर्क में सूचीबद्ध की गई है? तो कौन सी? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि रिलायंस जियो। तो ये क्लीन नेटवर्क है क्या? तो ये जो क्लीन नेटवर्क है, बेसिकली इसको क्लीन टेलकोस भी बोला जा रहा है। क्या? तो क्लीन टेलकोस या क्लीन पाथ 5G। ठीक है, क्लीन नेटवर्क किस किस नाम से जाना जा रहा है? क्लीन टेलकोस और फिर क्लीन पाथ 5G। अब जब 5G का जो है यहाँ पे सवाल आया है तो आप समझ जाइए ये किसने बनाया है। तो ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है इसको जो है इसका इजाद किया है क्लीन नेटवर्क का। और इसका सीधा मकसद क्या है कि ये समान विचारधारा वाले देशों और कंपनियों का एक समूह है जो 5G क्लीन पाथ अपना रहे हैं। तो 5G सब जैसा कि पता है, अभी यूके ने जो है हुआई, जो कि चाइना की कंपनी है, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट 5G कंपनी है, उसको अपने देश में बैन कर दिया। तो ये यूएस के प्रेशर में किया था। तो यूएस ने क्या बनाया है? क्लीन नेटवर्क बनाया है, जिसके अंतर्गत जो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 5G यानी हुआई से संबंध जो है नहीं रखना चाहते, उनको क्या कह रहा है यूएस? उनको क्लीन टेलकोस जो है नाम दे रहा है और उस लिस्ट में शामिल कर रहा है। अब ये क्लीन टेलकोस में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी कंपनी शामिल है इसमें? तो आपकी फ्रांस की ऑरेंज, फिर इंडिया की तरफ से जियो, ऑस्ट्रेलिया की टेल्स्ट्रा, एसके एंड केटी साउथ कोरिया की, एनटीटी जापान की और O2 यूनाइटेड किंगडम की। इन सब को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने क्लीन टेलकोस लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि इन्होंने जो है हुआई से जो है 5G का रिश्ता तोड़ दिया है, या फिर इंडिपेंडेंटली ये अपना जो है 5G बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज का करंट अफेयर जो है आपको काफी अच्छा लगा होगा। और हाँ लगा है तो जी हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें, और जी हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।